Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the third type of arthritis, that is gout. Let's move to the board. So dear students, we were discussing the types of arthritis. तो इससे पहले हम दो टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में. नंबर वन, देयर वाज ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड नंबर टू वाज रूमाटॉइड आर्थराइटिस. सो डियर स्टूडेंट्स, इनमें से दोनों को हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड टाइप. द थर्ड टाइप इज गाउट. गाउट, इसका नाम सुना होगा आपने, गैंठिया. तो दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ आर्थराइटिस, यानी कि इट इज ऑल्सो द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स. लेकिन पर्टिकुलरली डियर स्टूडेंट्स, इट इज द इन्फ्लेमेशन एट द toe joints. The type of arthritis which usually affects द टोज. आमतौर पर ये टोज को इफेक्ट करता है. अब इसमें रीजन क्या डियर स्टूडेंट्स, इसकी कॉज क्या है, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द गाउट. जैसे हमने दूसरी डिजीजेस में भी उनकी कॉजेस पढ़ी. कहीं पे मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन हो रही है, कहीं पे डिजनरेशन हो रही है. तो यहाँ पर जो कॉज है, द प्रोमिनेंट कॉज इज एक्यूमुलेशन of uric acid crystals at the joints. Yes dear students, तो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स. तो यूरिक एसिड का नाम आपने सुना ही होगा पहले. तो चले इसकी थोड़ी सी आपको एक लॉजिकल सेंस बताने की कोशिश करता हूँ कि यूरिक एसिड एक्चुअली यहाँ पर आया कैसे. सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी डाइट में 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. कौन कौन से, वो आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड द लिपिड्स. तो उसमें से जो प्रोटीन्स होती हैं, जो हमने प्रोटीन्स इंजेस्ट की, प्रोटीन्स अल्टीमेटली दे आर डाइजेस्टेड. जब इनकी मुकम्मल तौर पर डाइजेशन हो जाती है तो दे आर कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स. They are converted into amino acids. Dear students, amino acids जो होते हैं ये हमारी बॉडी में जहाँ पर चाहिए वहाँ पर पहुँचा दिए जाते हैं. और फिर बाज़ औक़ात क्या होता है कि इस प्रोटीन्स की जब होती है डिग्रेडेशन, अब ये सिर्फ अमाइनो एसिड्स जो हैं वो जब बन जाती हैं, हमारे उनकी ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन हो जाती है, तो अब ये अमाइनो एसिड्स मुख्तलिफ जगह पर चाहिए. इन अमाइनो एसिड्स में कहीं पे अमाइनो ग्रुप चाहिए होता है, कहीं पे नाइट्रोजन चाहिए होती है, कहीं पे कौन सा इसका वो एसिडिक ग्रुप चाहिए होता है. तो मतलब कि एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी इनको कंज्यूम कर लिया जाता है. लेकिन यहाँ पर हमने एक टॉपिक आगे चल कर डिस्कस करना भी डिटेल के साथ, दैट इज द न्यूक्लियोटाइड्स. आपने नाम तो ज़रूर सुना होगा, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होती हैं. न्यूक्लियोटाइड्स, दीज आर द यूनिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. ये यूनिट्स हैं जिनसे मिलकर बनते हैं न्यूक्लिक एसिड्स. मतलब कि डीएनए एंड आरएनए. और होपफुली यू नो इट वेरी वेल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड इनके अंदर मौजूद होते हैं, इन्हीं के ऊपर मुश्तमिल होते हैं द न्यूक्लियोटाइड्स. तो न्यूक्लियोटाइड्स डियर स्टूडेंट्स 2 तरह की होती हैं.
एक होती हैं प्यूरिन्स और दूसरी इनकी टाइप है पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। जो प्यूरिन्स होती हैं ये होती हैं डबल रिंग्ड, और जो पायरिमिडीन्स होती हैं दे आर सिंगल रिंग्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, जो प्यूरिन्स हैं इसके अंदर दो नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद हैं। एक है इसमें एडेनिन और दूसरी है गुआनिन। तो जब इन प्यूरिन्स का होगा मेटाबॉलिज्म, मींस के जब इनकी होगी डिग्रेडेशन, जब ये मेटाबोलाइज होंगी, देयर मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूसेस इट विल प्रोड्यूस यूरिक एसिड। जो प्रोटीन इस्तेमाल होनी थी वो हो गई, लेकिन जब उसमें एक वेस्ट बना, दैट इज कॉल्ड एज यूरिक एसिड। सो इट इज अ नाइट्रोजनस वेस्ट। इट इज नाइट्रोजनस वेस्ट एंड और मेटाबॉलिक वेस्ट। और डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है कि नाइट्रोजनस वेस्ट किसे कहते हैं? हमने शुरू के लेक्चर्स में पढ़ा था कि ऐसा मेटाबॉलिक वेस्ट जिसके अंदर मेन कंपोनेंट जो हो वो नाइट्रोजन हो, उसे कहते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। सो उनमें से एक है यूरिक एसिड। और भी बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, लाइक अमोनिया, लाइक यूरिया, लाइक ज़ैंथिन, लाइक हाइपोज़ैंथिन। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो हमारे टॉपिक से रेलेवेंट है, दैट इज यूरिक एसिड। सो इट इज़ अ नाइट्रोजनस वेस्ट। तो अगर ये नाइट्रोजनस वेस्ट है, इट मस्ट बी रिमूव्ड। इसको रिमूव हो जाना चाहिए हमारी बॉडी से। तो ये रिमूव कैसे होता है? तो मुझे बताएं आप कि नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए हमारे पास कौन सा ऑर्गन है? शाबाश, यस, यू आर राइट दैट दिस यूरिक एसिड विल बी मूव टुवर्ड्स द किडनीज। और किडनीज जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीटिंग, दे विल एक्सक्रीट uric acid in the urine and it is passed out। छुटकारा हो गया, ये नाइट्रोजनस वेस्ट था, छुटकारा हो गया। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर ये जो यूरिक एसिड है इसका मेटाबॉलिज्म सही तरह से ना हो पा रहा हो, मतलब कि ये रिमूव ना हो पा रहा हो, तो क्या होगा? जब रिमूव नहीं होगा, सो इट लीड्स टू, अगर यहाँ पर ये नहीं गया तो क्या होगा? यूरिक एसिड का जो लेवल है, इट्स लेवल इंक्रीजेस इन ब्लड। हमारे खून के अंदर इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब हमारे ब्लड के अंदर इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो ब्लड तो डियर स्टूडेंट्स वो तो हर जगह पे जा रहा है, एवरीवेयर, एनीवेयर एंड एवरीवेयर इन द बॉडी। तो वहाँ पर जैसे ही ये जाएगा जॉइंट्स में, एज इट रीचेस द जॉइंट्स, चूंकि इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ये अपनी नॉर्मल लिमिट को क्रॉस कर चुका है। सो क्या होगा? एज इट रीचेस द जॉइंट, इट स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग, ये वहां पर जमा होना शुरू हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, खास बात ये है, ये डेंजरस इस सेंस में है कि जब ये जमा होता है, इट एक्यूमुलेट्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। इसको थोड़ी सी शेप बना के दिखाता हूँ। इस तरह से ये सुइयों की तरह के क्रिस्टल्स बन जाएंगे, जहाँ पर भी जमा होगा तो नीडल लाइक क्रिस्टल्स हैं इसके। दीज आर नीडल लाइक क्रिस्टल्स। इस तरह से इनकी शेप होती है जहाँ पर भी जमा होंगे। दीज आर द क्रिस्टल्स ऑफ यूरिक एसिड।
तो जब जॉइंट में, अभी मैं आपको उस जॉइंट की डायग्राम बना के दिखाता हूँ जहाँ पर इन्होंने जमा होना है। सो दिस इज द बिग टो, ये हमारा बिग टो है। और उससे पहले ये कौन सी बोन है डियर स्टूडेंट्स, आपको डायग्राम याद है स्केलेटन की? सो दिस इज मेटाटार्सल, दिस इज मेटाटार्सल। और उसके बाद ये है फेलेंजेस, दिस आर द फेलेंजेस ऑफ टोज। जो हमारे पाँव की उंगलियां होती हैं हम उनको टोज कहते हैं। और ये मैंने ड्रॉ किया बिग टो। और बिग टो के अंदर कितने फ्लेंज होते हैं? सिर्फ दो, एक ये और ये दूसरा सेकंड। यहां पर इस जगह के ऊपर बन रहा है जॉइंट, तो यहां पर ये कार्टिलेजेस मौजूद होंगी थोड़ी बहुत, और ये इसके ऊपर एनकैप्सुलेशन, ये इसका कैप्सूल। और अब यहां पर अंदर जमा क्या हो रहा है? द यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। यहां पर क्रिस्टल जमा हो गए। जैसे क्रिस्टल जमाना शुरू हो जाएंगे, हम चलना तो है, मूव तो करना है, काम करना है हमने। तो जब हम मूव करेंगे तो जैसे ये जो टो जॉइंट है ये ऊपर नीचे ऐसे मूव करेगा ड्यूरिंग आवर वॉकिंग मूवमेंट, तो ये क्रिस्टल्स क्या करेंगे? उन कार्टिलेज के दरमियान आकर फंसेंगे। चूंकि ये हार्ड होते हैं तो कार्टिलेज को इरोड करना शुरू कर देंगे, वहाँ पर उसको तोड़ना मरोड़ना शुरू कर देंगे। तो कार्टिलेज जैसे टूटेगी तो ये जो जॉइंट्स हैं, यानी कि यहाँ पर जो फेलेंजी, ये पहली फेलेंज और यहाँ पर जो मेटाटार्सल है, फर्स्ट मेटाटार्सल, ये आपस में रगड़ खाना शुरू कर देंगे। तो जैसे ये रगड़ खाना शुरू करेंगे तो अब यहाँ पर होगा दर्द का एहसास, साथ में स्वीयर पेन। तो ये यहाँ पर ये हड्डियाँ आपस में जुड़ गई हैं इन क्रिस्टल्स की वजह से, क्योंकि वहाँ से जो उनके दरमियान कार्टिलेज थी वो ख़त्म हो गई और ये एरिया ऐसे सूजा हुआ नजर आएगा ऐसे। और स्वीयर पेन, जिस शख्स को ऐसा होगा वो शूज़ नहीं पहन पाएगा, बंद जूती नहीं पहन सकेगा, क्योंकि जैसे वो पहनने की कोशिश करेगा तो ऊपर प्रेशर आएगा तो वो स्वीयर पेन होगी और चलना मुहाल हो जाएगा। इवन कि आपने वो बंद शूज़ नहीं भी पहने हुए तो फिर भी अगर आपने वो ओपन शूज़, चप्पल टाइप चीज़ पहनी हुई है, तो फिर भी चलना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेट पड़ रहा है हमारी बॉडी का। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड एज द गाउटी आर्थराइटिस, या इसको सिंपल गाउट कहते हैं। क्लियर? तो होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आ गया कि गाउट किस तरह से होना है। तो किस तरह से यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो कि हमारे लिए नाइट्रोजनस वेस्ट था, उसने अगर इस रूट को ना फॉलो किया और ब्लड के अंदर उसने इस रूट को फॉलो कर लिया, खून के अंदर उसका लेवल इंक्रीज होना शुरू हो गया, हमारे ब्लड के अंदर उसके लेवल्स इंक्रीज कर गए, तो उससे क्या होगा कि ये जाकर वहाँ पर इक्यूमुलेट होगा। और सिर्फ ये तो मैंने आपको एक बिग टो बताया, दिस इज द बिग टो, जिसको हम उर्दू में कहते हैं अंगूठा, पाँव का अंगूठा जो होता है। ठीक है, ये सिर्फ बिग टो को नहीं बल्कि उसके साथ वाले टोज को भी, ठीक है, इफेक्ट करेगा। और फिर इस ऐसी कंडीशन के अंदर डियर स्टूडेंट्स जो मूव करना है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है जो कि आप तो अपनी लैब्स में परफॉर्म करेंगे। मैं आपको यहाँ पर इसलिए वो बता रहा हूँ क्योंकि हमारे वो सिलेबस में इंक्लूड है। मैं आपको बोन की अहमियत, यानी कि जो हमने उसकी कंपोजिशन पढ़ी थी, उस हवाले से ये प्रैक्टिकल है। आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये किस तरह से हमारी बोन्स की कंपोजिशन है। तो हमारी बोन्स किस चीज़ से मिलकर बनती है डियर स्टूडेंट्स? इसमें कौन सा केमिकल होता है, मेजर केमिकल कौन सा है? सो हमने एक बात की थी कि हमारी बोन्स के अंदर है कैल्शियम और साथ में मौजूद है फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की शक्ल में भी मौजूद है, फॉस्फेट की शक्ल में भी और कार्बोनेट की शक्ल में भी। तो देखना यह है कि वाकई क्या हमारी हड्डियों के अंदर, बोन्स के अंदर ये वाला मिनरल मौजूद है कैल्शियम।
तो उसके लिए ये एक प्रैक्टिकल है। सो उसमें ये क्या चाहता है, हम 3 पेट्री डिशेस लेते हैं। We take 3 पेट्री डिशेस, इनको हम लेबल कर लेते हैं A, B एंड C। और इसके लिए हमें चाहिए बोन। तो आमतौर पर हम यहां पर जो बोन इस्तेमाल करते हैं वो है द रिब्स ऑफ गोट, यानी कि चांपें, वो वाली जो पसलियां होती हैं इसकी छोटे गोश्त की, वो हम इसमें लेते हैं इसके पर्पस के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। सो ये थोड़ी बारीक होती हैं, इजीली अवेलेबल हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पर लेंगे। तो इनके पीसेस यहाँ पर रखेंगे, एक एक पीस रखेंगे यहाँ पर इस रिब का, तीनों डिशेस के अंदर। सो दिस इज अ रिब, दिस इज ऑल्सो अ रिब। अब एक पेट्री डिश के अंदर हम डालेंगे यहां पर डिस्टिल्ड वाटर, दूसरी पेट्री डिश के अंदर हम डालेंगे 20% HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो पेट्री डिश सी है उसके अंदर हम डालेंगे 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये बेस है, जबकि HCl क्या है, ये एसिड है, और डिस्टिल्ड वाटर क्या है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल लिक्विड। तो इसको हम फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे कि देखना यह है कि अगर कि जो इसके अंदर कैल्शियम हुआ तो हड्डी कमज़ोर हो जाएगी, वो अंदर से पोरस हो जाएगी और कमज़ोर हो जाएगी, आसानी से टूट सकेगी। आफ्टर फ्यू मिनट्स जब आप उसको देखेंगे, आफ्टर सम टाइम्स, तो जो डिस्टिल्ड वाटर था वो इस हड्डी के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, यानी बोन्स के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, वो बोन एज इट इज़ होगी, उसी स्ट्रेंथ से मौजूद, जैसे आपने छोड़ी थी वैसे ही होगी। जो सी है जिसमें आपने डाली थी बेस, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो बेसिक मीडियम दिया था इसको, तो ये बेसिक मीडियम भी इसके साथ रिएक्ट नहीं करता, तो यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं होने वाला, और क्या होगा कि इसकी भी स्ट्रेंथ एज इट इज़ रहेगी, जैसे आपने छोड़ी थी उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वैसी ही स्ट्रेंथ फील होगी। बट एज फार एज द पेट्री डिश बी इज कंसर्न, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि यहाँ पर था HCl, तो हड्डियों के अंदर मौजूद है कैल्शियम कार्बोनेट, हमने उसमें क्या ऐड किया था, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये एसिड और ये है सॉल्ट, जब ये रिएक्ट करेंगे आपस में, इनका आपस में रिएक्शन होगा, तो इससे बनेगा क्या, एक तो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, प्लस यहाँ पर बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस यहाँ पर बनेगा वाटर। तो मतलब कि कैल्शियम निकलेगी तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगी ना, इस कैल्शियम कार्बोनेट में से कैल्शियम निकल कर तो तभी इस HCl के क्लोरीन के साथ अटैच होगी। तो जब ये निकलेगी तो इस हड्डी को जब अंदर से ऐसे एग्जामिन करेंगे तो इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे सुराख बन चुके होंगे, पोर्स बन चुके होंगे, और इसको हल्का से ऐसे करेंगे, सो इट ब्रेक्स, इट बिकम्स स्पॉन्जी, क्योंकि इसमें से कैल्शियम निकल चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ, इस रिएक्शन से हमें ये पता चला कि हड्डियों के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट्स। लेकिन इस प्रैक्टिकल में हमने ये देखा कि कैल्शियम किस फॉर्म में मौजूद है, कैल्शियम कार्बोनेट की शक्ल में मौजूद है। तो इससे ये क्लैरिफाई होता है कि दैट कैल्शियम इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल ऑफ आवर बोन्स। सो डियर स्टूडेंट्स, देखा कि यूरिक एसिड जो है उसके क्रिस्टल्स हमारी कार्टिलेजेस को किस तरह से ख़राब कर देते हैं, फिर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और ख़ास तौर पर जो हमारे पाँव की जो उंगलियां हैं जिनको हम टोस कहते हैं, ये उनको बुरे तरीके से अफेक्ट करती है। और आपने कंपोजिशन में देखी हमारे बोन की कि उसमें बेसिकली द मेजर मिनरल इन द बोन इज़ कैल्शियम। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा।